Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zair, and in this video session, we will be discussing the Sindh Factories Act 2015. In fact, we will take a brief overview of this act. Okay, before starting the session, a question arises in our mind that why we are going to discuss the Sindh Factories Act 2015. However, in the course outline which have been provided to you, uh, like you can see it on the screen, the Factories Act 1934 was mentioned. So why we are discussing the Sindh Factories Act 2015 instead of the Factories Act 1934? The reason is that after the 18th Amendment, several subjects has been transferred from the federal concurrent list to the provinces. Among them, one of the department is labor. So the everything related to the labor law has been transferred to the province, and in the presence of this thing, Sindh Assembly has passed the Sindh Factories Act 2015. If like you are already familiar with how to read any law, so we will see that whether the Factories Act 1934 has been repealed or not. Like, is the Sindh Factories Act 2015 is superseding the Factories Act or not? So we have to search for the repeal, repeal and saving under section 114. Repealed. Okay. So here on the screen you can see the section 114. Here it is. We will read the text. The Factories Act 1934, hereinafter referred to as the repealed act, in its application to the province of Sindh is hereby repealed. ठीक है, अब यहाँ पर बात थोड़ी सी हमें क्लियर हो रही है. क्या बात हो रही है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 प्रोविंस ऑफ सिंध में रिपील हो गया है. इट्स नो मोर एटलीस्ट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द सिंध. अब फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की जगह क्या है? अब फैक्ट्रीज एक्ट 1934 की जगह है द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015. तो ठीक है, जो कोर्स आउट है में जो भी लिखा हो बेशक लिखा रहे, लेकिन अब हमें यहाँ पर 2015 का जो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट है वही डिस्कस करना है. अब ये है कि कोर्स आउटलाइन में ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद दैट फैक्ट दैट द करंट करिकुलम ऑफ द फैमिली वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2013 और ये एक्ट कब बना है? 2015 में. तो ठीक है, ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो रीसेंट चीज़ें हैं जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही हैं हम उन्हें डिस्कस करें. थीम हम ये रखेंगे, पहले हम इसे डिस्कस कर लें सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015, उसके बाद फिर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1934 को कंपेयर कर लेंगे कि कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है, तो अपनी नॉलेज के लिए एक आध समरी कंपैरिजन एक बना कर रखेंगे. लेकिन फिलहाल हम मेनली सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 को ही डिस्कस करेंगे. ओके, तो अब हम ज़रा इसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं. क्विक ओवरव्यू लेने के बाद फिर अपकमिंग सेशंस में इंटरेक्टिव सेशन होंगे, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज. तो अभी अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकें तो स्क्रीन पे सिर्फ इसके टेबल ऑफ कंटेंट टाइप की चीज़ आप कह लीजिए. जनरली इससे आपको ये पता चलता है कि कितने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है. चैप्टर 1 जनरल इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है. उसके बाद चैप्टर 2 है. चैप्टर 2 में इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बात की जा रही है. चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ. फिर हम ढूंढते हैं चैप्टर 3. यस, चैप्टर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी. अब हेल्थ एंड सेफ्टी देखिए सेक्शन नंबर 15 से शुरू हो रहा है और सेक्शन 37 तक. ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है. देन नॉट टू द सेक्शन 37, बल्कि ये जा रहा है सेक्शन 53 तक. ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है, इसको ज़रा देख कर पढ़ना पड़ेगा. देन कम्स द चैप्टर 4 वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स. वर्किंग आवर्स हफ्ते में कितने दिन काम करना है, वीक में कितने दिन काम करना है, छुट्टियां किस तरह होंगी, मतलब ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखनी है. ये इसे भी हम ज़रा गौर से पढ़ेंगे. चैप्टर 5 हॉलीडे विद पे. छुट्टी करनी होगी, छुट्टी विद पे मिलेगी, छुट्टी विदाउट पे मिलेगी, कौन सी छुट्टियां हैं जिसमें पे के साथ मिलती हैं, तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में तस्करा होगा. ठीक. फिर चैप्टर 6 स्पेशल प्रोविजन फॉर एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन. मतलब एक तो एडल्ट है, एडल्ट के हवाले से तो बात हो रही है, और एडल्ट के अलावा जो एडोलेसेंट्स हैं और चिल्ड्रन है, मतलब ये चिल्ड्रन और एडोलेसेंट और एडल्ट ये
एज ब्रैकेट के लिहाज से इन्हें डिफाइन किया गया है कि किस एज ब्रैकेट के लोगों को आप एडोलेसेंट बोलेंगे, किन्हें आप एडल्ट बोलेंगे, किन्हें चिल्ड्रन बोलेंगे, ये डेफिनेशन है, मेंशन है। चैप्टर 7 पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। चैप्टर 8 सप्लीमेंटल, इससे फिर और जनरल चीज़ें जो रह गई हैं उन्हें कवर किया गया है, छोटा सा चैप्टर है ये। तो अब एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। देखें अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015, और लेकिन यहाँ पर सिंध एक्ट नंबर 13 ऑफ 2016 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप मतलब कंफ्यूज होने की ख़त्म कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे लीजिए कि सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 में कहीं असेंबली में प्रेजेंट किया गया, और फिर उस आप लोगों को पता है कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, हियरिंग्स होते हैं। हियरिंग से बाद जब फाइनली जब ये अप्रूव हुआ, मतलब वोटिंग हुई, वो तकरीबन हुआ 2016 में, और 2016 में फिर गज़ट की तरफ आया। डेट इसमें लिखी हुई है 29 अप्रैल 2016, ये वो डेट है जिसमें ये पास हुआ। तो इसलिए जो एक्ट नंबर 2016 का आ गया, लेकिन एक्चुअली इसको ये कहा जाएगा सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015। अब ये लिखा हुआ ये कहाँ होता है वो भी आप लोगों को पता है ऑलरेडी, कि ये सेक्शन 1 जो आमतौर पर किसी भी एक्ट का होता है वहाँ पर शॉर्ट टाइटल लिखा होता है। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 आपने देखा, द एक्ट में बी कॉल्ड द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015। ओके, प्रोविंस ऑफ सिंध पर ये एप्लीकेबल होगा, और जैसे ही गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में, उसके बाद से ये इम्प्लीमेंट होगा। ये चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है। स्कोप क्या है, मतलब क्यों ये एक्ट है, मतलब क्या कवर कर रहा है, तो इसका तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग लेबर्स इन फैक्ट्रीज। सिर्फ फैक्ट्रीज में जो लेबर हैं उनके हवाले से ये लॉ डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अब लेबर किसे कह रहे हैं, फैक्ट्रीज किसे कह रहे हैं, वर्कर क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है कि ये होंगी सब डेफिनेशंस में। अभी चूंकि ये हमारा इस वीडियो का डोमेन नहीं है कि हम डेफिनेशंस को डिस्कस करें, अलग वीडियो में या इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 में। डेफिनेशन शुरू होने जैसे अभी तस्करा हुआ था एडोलेसेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट, तो आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर एज ब्रैकेट है कि किस एज के लोगों को क्या कहा जाता है। मतलब इत्तफाकन जो पहली 3 डेफिनेशन है वो यही आ गई हैं, एडोलेसेंट, एडल्ट और चाइल्ड। ठीक है, वो अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह हम चलते आते हैं, तो ये डेफिनेशन है। देखें, एक फैक्ट्री की डेफिनेशन आ गई है, डे की डेफिनेशन है, इसी तरीके से डेफिनेशन चलती जा रही हैं, और ये डेफिनेशन चल रही हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हम देख लेंगे। अच्छा, फिर सेक्शन 3 में क्या बात हो रही है, हेडिंग्स यहाँ पर हैं। सेक्शन 3 में रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, तो रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे की बात हो रही है कि अगर हम दिन की बात कर रहे हैं, या ठीक है ना, अब यहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे फैक्ट्री आपको स्टार्ट करनी है, या 8 बजे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, या दिन में 8 घंटे काम करना है, तो वो 8 घंटे कब से कब तक शुमार होंगे, कितने बजे से, सुबह 8 बजे। ओके, सुबह 8 बजे हमने तो कह दिया ना। अब सुबह 8 बजे, देखिए कोई भी कुछ कह सकता है, भाई मेरी घड़ी में 8 बजेंगे तो मैं आऊँगा, आपकी घड़ी के 8 बजे के मुताबिक मैं नहीं आऊँगा। तो ये शरारती लोग होते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ बड़ा क्लियर करना ज़रूरी है कि 8 बजे का मतलब क्या। तो आमतौर पर होता है कि हम जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से आप कहीं जाएंगे तो ग्रीनविच जीएमटी होते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम इस्तेमाल होता है, कहीं कोई और टाइम इस्तेमाल होता है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर जो वाइड हैं, जहाँ पर टाइम जोन्स अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम एक बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। इन शॉर्ट, यहाँ पर बस आप ये गौर कीजिएगा कि इस पूरे में रेफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ 5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं लिखा गया, बल्कि ये लिखा गया कि ग्रीनविच मीन टाइम से बस 5 घंटे ऊपर जो टाइम होगा वही स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा, रेफरेंस टाइम ये, और वो ही मतलब GMT +5 ही पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। बीच में मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ा है 2 दफ़ा जो हम कहते हैं ना कि डे लाइट सेविंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, घड़ियाँ 1 घंटा आगे कर दें 1 घंटा पीछे कर दें, वो पाकिस्तान में हुआ है 1 से 2 दफ़ा, लेकिन रेगुलर रूटीन नहीं है। और 2015 में जब ये लिखा गया तो सब बिल्कुल भी रूटीन नहीं थी। तो इसलिए GMT +5 का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम। ओके, ये रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे हुआ। इसके बाद फिर बात आ रही है सीजनल फैक्ट्रीज, सॉरी, सीजनल फैक्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 में। अब सीजनल फैक्ट्री किसे कह रहे हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देखें, ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसलिए हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और मकसद ही पूरा नहीं होगा।
सीजनल फैक्ट्रीज किसे कहते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया। सीजनल फैक्ट्रीज के बाद फिर हम नंबर 5 पर आ रहे हैं कि पावर टू अप्लाई प्रोविजन एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज टू सर्टेन अदर प्लेसेस। अच्छा, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, पावर टू डिक्लेयर डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज। तो नंबर 5 और नंबर 6 में ये गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप सीजन फैक्ट्री के अलावा और फैक्ट्रीज को फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, या फैक्ट्री के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरीक़ों की हो रही है, उन्हें अलग अलग फैक्ट्री के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल होते हैं उन्हें आप हैंडल कर सकें। इसी तरीके से फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में उन्होंने अपना नेचर चेंज कर ली। फॉर एग्जांपल पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बिजनेस नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिजनेस नहीं चला, तो अब आप चेंज कर रहे हैं, फैक्ट्री एक प्रीमिसेस है, इंडस्ट्रियल एरिया में है प्लांट, तो ऑपरेशन चेंज कर दिया, टेक्सटाइल की बजाय आप फूड इंडस्ट्री की तरफ आ गए या किसी और इंडस्ट्री की तरफ आ गए। तो ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, बड़ी कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूँ, इसे फौरी तौर पर मेरे जहन में एग्जांपल आ रही है, अगर आप देखें तो यूनिटी फूड्स है, यूनिटी फूड्स है, ये चावल सॉरी आटा इनका कौन सा, सनरिच सनरिच शायद इनका आटा है, ये 2006-7 तक ये देवर इन द टेक्सटाइल बिजनेस, कंपनी बंद हुई नहीं हुई, उसके बाद बहरहाल फिर रिज्यूम किया इन्होंने ऑपरेशन, तो फूड बिजनेस में आ गए। तो बहरहाल इस किस्म की चीज़ें भी अगर होती हैं तो इधर ही गवर्नमेंट के पास पावर है कि उन्हें एक्सेप्ट कर ले, अगर आप इस तरीके की चेंज करें तो गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म कर दें, और ये हम बात करें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की। बाय द वे पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस तरह पंजाब फैक्ट्रीज एक्ट अप्रूव किया हुआ है कि वही 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास ये पावर है। अच्छा, इसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं, ये इन पावर्स के बाद तो अगेन सेक्शन 9 देखें, अगेन वही पावर है कि पब्लिक इमरजेंसी में आप किसी को फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं या फैक्ट्री का स्टेटस आप वापस ले सकते हैं। सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि जब आप फैक्ट्री में काम करना शुरू करें, ठीक है, और किस फैक्ट्री में, सीजनल फैक्ट्री में, सीजनल फैक्ट्री में जब भी आप काम शुरू करने लगें हर सीज़न में, तो जो भी फैक्ट्री को जो मामला जो देख रहा है, जो मैनेजर है जो उधर चीज़ें देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एरिया के इंस्पेक्टर को, ये पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही है बाय द वे, ये लेबर इंस्पेक्टर की बात हो रही है, तो वो लेबर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हम इस तारीख से यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो सीजनल फैक्ट्री है ना, सीजनल फैक्ट्री साल में कुछ दिन काम करते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे शुगर मिल्स हो गई या कॉटन की हो गई, मतलब सीजनल फैक्ट्रीज हैं ये, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोपायर की, एकदम से आप शुरू नहीं कर देंगे काम, आपको इन्फॉर्म करना है, लॉ बाइंडिंग है, अंडर सेक्शन 10 ये मेंशन है। अब क्या चीज़ें इन्फॉर्म करनी है वो इसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, आफ्टर 10 कम्स सेक्शन 11, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन के मामला, कि जब आप उधर इन्फॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब तो यही है ना कि रिकग्नाइज फैक्ट्री, तभी आप इन्फॉर्म कर रहे हो, इलीगल तो कोई काम कर नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी हुई होगी, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है और डी रजिस्ट्रेशन किस मामला पर हो सकती है, इन चीज़ों को, इन एस्पेक्ट्स को यहाँ डिस्कस किया गया अंडर सेक्शन 11। अच्छा, सेक्शन 11 के बाद फिर सेक्शन 12 में इंस्पेक्टर्स की बात आ रही है कि इंस्पेक्टर कौन होगा, वही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और एरिया का जो डिप्टी कमिश्नर है वो इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है। अच्छा, वी वर ऑन द इंस्पेक्टर, इट वाज सेक्शन 12। ओके, सेक्शन 12 के बाद फिर हम क्विकली थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो सेक्शन 12 के बाद आना चाहिए सेक्शन 13। यस, यहाँ पावर ऑफ इंस्पेक्टर है कि भाई इंस्पेक्टर क्या क्या काम कर सकता है, क्या पावर दी गई है, तभी तो वो इस फैक्ट्री एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ ड्यूटीज़ का तस्करा नहीं किया गया, पावर का तस्करा किया गया है, मतलब पावर्स हैं, इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो इस एक्ट में जो चीज़ें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा। 14 में फिर एक सर्टिफाइंग सर्जन की बात की गई है। अब सर्टिफाइंग सर्जन की बात जो की गई है, वो क्यों की गई है कि फैक्ट्री में जब काम कर रहे हैं तो उधर कोई ना कोई हेल्थ ऑफिसर या इस तरीके का मौजूद होना चाहिए। अब हेल्थ ऑफिसर कौन होगा, कौन हो सकता है एक्चुअली, ये डिटरमाइन करेगा सर्टिफाइंग सर्जन, ये बताएगा कि जो जिसे आपने फैक्ट्री में वर्कर की हेल्थ के हवाले से अपॉइंट किया हुआ है या किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए जो हेल्थ ऑफिशियल्स रखे हुए हैं, आमतौर पे वो डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन होगा, तो वो
उसे सर्टिफाई करेगा सर्टिफाइंग सर्जन। इन शॉर्ट आप यूँ देख लें, आपने अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए किसी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए नहीं, मतलब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुदा ना खासा कुछ होता है तो फर्स्ट एड और इस तरीके की चीज़ों के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपने अपॉइंट किए हैं, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, उसे सर्टिफाइंग सर्जन बताएगा। ठीक है, तो आपको इधर से अप्रूवल लेना है। 14 के बाद फिर हम 15 में आ रहे हैं। 15 में जब हम आते हैं तो ये जो है मेरे ख्याल में यहाँ से चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, कि बड़ा चैप्टर है हेल्थ एंड सेफ्टी का। अब हेल्थ एंड सेफ्टी का चैप्टर है तो इसमें हम हेडिंग वाइज ही चलते हैं। 15 में क्लीनिनेस की बात है। क्लीनिनेस में ये बताएगा क्लीनिनेस आप कैसे मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लोर को हर हफ्ते आपको क्लीन करना है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। गौर कीजिएगा यहाँ पर आप इस हेल्थ एंड सेफ्टी में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ज़रा फोकस कीजिएगा। वो ज़रा काम की हुई बात है, बाकी जनरल टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर आपको हर हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा, ये एटलीस्ट है, ये नहीं कि एटमोस्ट एक दफ़ा उसके ज़्यादा आप साफ़ ही नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये बात है कि किन किन चीज़ों की सीलिंग की बात कर रहे हैं, टॉप्स की बात कर रहे हैं, कैबिनेट्स हैं, कलर हुआ है नहीं हुआ वार्निश है, तो इनको कब कब आपको साफ़ करना है। ठीक है, ये लॉ बाइंडिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्विकली देखें स्क्रीन पर जो सामने नजर आ रहा है, दे आर पेंटेड। पेंट की बात करें तो हर 5 साल में आपको पेंट रिपीट करना है। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, लेबर इंस्पेक्टर जब आएगा तो आपको ये तमाम चीज़ें फुलफिल करनी है। अच्छा, तो ये पहली बात हुई थी क्लीनलीनेस की। क्लीनलीनेस के बाद फिर हम आते हैं तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। अगेन इसके बारे में आपका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जब भी लेबर इंस्पेक्टर आएगा ही विल विजिट, तो आपके पास, अगर आप यकीनन आप पास आउट होने के बाद अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा रहे हो तो फैक्ट्री कहलाएगी ना, वो फैक्ट्री की कैटेगरी में आ रहा है, तो इन चीज़ों का प्रॉपर सेटअप मौजूद होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप ग्रेजुएट हैं, आप अपनी नॉलेज शेयर करें कि भाई ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का तरीक़ेकार हो, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू शायद नहीं लिखी होगी, लेकिन बहरहाल प्रॉपर वेंटिलेशन तो हमें पता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर मुनासिब हो। अब एसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जनरली यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ऐसा ना हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए या सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब जैसे कुछ होते हैं ना बर्फ़ के कारखाने, नॉर्मली मैं अगर टर्म इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो होगा। इसी तरीके से बॉयलर रूम्स होता है जहाँ पे ड्रायर्स काम कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है, सिरप मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो उधर कुछ ऐसा ख्याल रखें कि टेम्परेचर मुनासिब रखें जो कि हेल्थ के लिए सही हो। टेम्परेचर वेंटिलेशन के बाद डस्ट एंड फ्यूम, इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 19 में तस्करा हो रहा है। 20 में बात करें ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग के हवाले से ये कहा गया है कि इतने कम जगह में आप इतने ज़्यादा वर्कर ना भर दें। हेल्थ का मसला हो तो जनरली लिखा गया है कि एटलीस्ट 500 क्यूबिक फीट की स्पेस हर वर्कर को चाहिए। ठीक है, देयर शुड प्रोवाइड फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन अ वर्क रूम की बात हो रही है। 500 क्यूबिक फीट की स्पेस होनी चाहिए, इससे कम की अगर स्पेस होगी तो ये ओवर क्राउडिंग कहलाएगी। ठीक है, ओवर क्राउडिंग की बात हुई। 2021 में लाइटिंग की बात हुई, लाइटिंग मुनासिब होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर को देख लें कि ड्रिंकिंग वाटर की जिम्मेदारी कि आप ड्रिंकिंग वाटर दें। और जब भी 250 से ज़्यादा वर्कर हों, 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो हॉट वेदर में आप पानी को ठंडा करें। प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूलिंग द ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट वेदर। 250 से ज़्यादा, अब यहाँ पर वर्डिंग से जो मतलब पहला मतलब आ रहा है वो यही आ रहा है कि 250 से कम वर्कर है तो ठंडा पानी देने की प्रोविजन नहीं है। 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो ये एक्वापायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ठंडा पानी प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके से बर्फ़ डाल के दे रहे हैं, आपने डिस्पेंसर्स लगाए हुए या चिलर्स हैं, जो कुछ भी सिलसिला है वो आप करें, ठंडा पानी देना। अच्छा, इसके बाद 22 के बाद शुड कम 23। लेट्रीन्स यूरिनल्स प्रॉपरली मेल फीमेल के लिए अलग अलग मौजूद होने चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स की बात नहीं है, बस ये जिम्मेदारी है, ये आपको देना है। नंबर 4 स्पिटन्स की बात आ रही है। अब हम लोग हैं ना, थूकने की आदत है, थूकते नहीं है मतलब गुल पिचकारियाँ मारते हैं ना, डिज़ाइंस बनाते हैं, बुरी आदत है। ऐसे एक तो पहली बात है कि ऐसा कोई बंदा होना नहीं चाहिए फैक्ट्री में, किसी भी तरीके की फैक्ट्री में ऐसा कोई बंदा होता नहीं है। पर स्पिटन्स आप
प्रोवाइड करेंगे। 25 प्रिकॉशंस अगेन कंटीजियस इन्फेक्शियस डिजीज, तो उसमें क्या होगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और जिसमें जनवरी और जुलाई उसमें हर साल जो फैक्ट्री का डॉक्टर है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, ये चेक करेगा कि वो किसी कंटीजियस डिजीज का तो सामना नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, तो फिर उस वो हेल्थ कार्ड में मेंशन होगा। अब देखें यहाँ लिखा है ना फैक्ट्री डॉक्टर, ये मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, फैक्ट्री डॉक्टर लिखा हुआ है। ये फैक्ट्री डॉक्टर कौन होगा, इस फैक्ट्री डॉक्टर को सर्टिफाइंग सर्जन हमने बात की थी, एग्जैक्टली मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा, वहाँ पर जो सर्टिफाइंग सर्जन की बात है, वो सर्टिफाइंग सर्जन से आप इस फैक्ट्री डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो इंडोर्स कराएंगे कि हाँ कि ये सही अपनी खदमात सर अंजाम दे सकता है। तो ये प्रिकॉशंस की बात आ गई, इसका अब क्या होगा कि जनवरी और जुलाई में मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर होगा और कार्ड में मेंशन होगा। इसके अलावा साल के दौरान में कहीं हो जाता है तो फिर आप उसे वर्किंग से रोक दें, कुछ करें ताकि बाकी लोगों की सेहत मुतासर ना हो। वेंटिलेशन की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बातें शायद पहले हमें इतनी समझ में नहीं आती, अब ये जो पेंडेमिक है कोविड-19 इसकी बदौलत चीज़ें हमें अब ज़्यादा समझ में आने लगी हैं। अच्छा, कंपलसरी वैक्सीनेशन इनॉकुलेशन, इसमें कुछ डिजीज़ के हवाले से, इन्फेक्शंस के हवाले से वैक्सीनेशन ज़रूर की जाएगी। अब वो प्लान और शेड्यूल ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री ये डिसाइड करेंगे कब कब वैक्सीनेशन होनी चाहिए इन कंसल्टेशन विद द हेल्थ ऑफिसर। अच्छा, अब बात आ रही है कैंटीन। हाँ भाई, कैंटीन, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें उसके अंदर ही कैंटीन आ रहा है, गौर कीजिएगा। बात ये आ रही है कि जब भी 250 से ज़्यादा वर्कर हों तो एक कैंटीन प्रोवाइड करनी है। कैंटीन क्या है, अब कैंटीन में क्या क्या चीज़ होंगी, अब ये यहाँ लिखा हुआ है कि कैंटीन में खाना भी देना है या नहीं देना, उसको आप यहाँ पर लेके खाना देना है या नहीं देना, या सिर्फ कैंटीन के नाम पर एक जगह प्रोवाइड करनी है। ये ज़रा देख लीजिएगा, इसको पीछे कनेक्ट कीजिएगा ड्रिंकिंग वाटर जो आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर भी 250 वर्कर्स की बात है, 250 वर्कर्स होंगे तो ये समझ लो 250 वर्कर्स हैं, तो प्रॉपर कैंटीन भी होनी चाहिए, ठंडा पानी गर्म मौसम में देंगे और भी मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, इसे ख्याल रखना है। छोटी फैक्ट्रीज में शायद ये चीज़ें नहीं हो, लेकिन बड़ी फैक्ट्री में तमाम चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अच्छा, 28 वेलफेयर ऑफिसर, एक वेलफेयर ऑफिसर होगा जो कि इनके जो इस तरीके के मामला होते हैं, कुछ हेल्प चाहिए किसी भी हवाले से, तो उन चीज़ों को देखिए। फायर के हवाले से सेफ एग्जिट होने चाहिए। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये एक्ट बना है 2015 में, जब बल्दिया फैक्ट्री का इंसिडेंस हो चुका था। ठीक है, डिटेल में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, एक बड़े सानियात में से एक सानिया है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। तो फायर के हवाले से चीज़ें ज़्यादा फोकस की हैं इधर, पूरा फायर के हवाले से सेक्शन 29 चल रहा है। ठीक, अच्छा 29 के बाद आना चाहिए 30। 30 में फेंसिंग ऑफ मशीनरी के, ठीक है, आप मशीनरी है इसकी आप फेंसिंग करेंगे, डायरेक्ट वर्किंग में कोई नहीं जाएगा। 30 के बाद 31, मशीनरी जब काम करे तो फिर आपको किस किस्म की प्रिकॉशंस रखनी है, उनके हवाले से गाइडलाइन दी गई हैं। 32 की बात कर लें तो 32 में बस ये लिखा है कि जो डेंजरस मशीन है, मतलब जहाँ ओपन पार्ट्स हैं, जहाँ एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, इस एक्स्ट्रा स्किल ज़रूरत है, वहाँ पर आप यंग पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। अब यंग पर्सन किसे कह रहे हैं, इसे भी ज़रा आप देख लीजिएगा, यंग पर्सन की डेफिनेशन में एडोलेसेंट लिखा हुआ है, यंग पर्सन नहीं लिखा हुआ। अभी यंग पर्सन के हिसाब डेफिनेशन से ज़रा चेक कीजिएगा, फिर हम किसी सेशन में इसको डिस्कस करेंगे यंग पर्सन एडोलेसेंस क्या है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मशीनरी ही की बातें चल रही हैं कि पावर के हवाले से सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हो गई, केसिंग ऑफ न्यू, ये तमाम एक ही कैटेगरी में आएगी कि आपको जो मूविंग मशीनरी के हवाले से केसिंग करनी है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि वर्कर किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर इधर ऑपरेट करेंगे। इसी तरीके से फिर हम और आगे आते हैं, क्रेन और लिफ्टिंग मशीनरीज की बात करें कि वो किस तरीके की हों। लिफ्ट्स की बात हो गई, लिफ्ट्स अब इनकी जो सेफ्टी के हवाले से किस तरह आपको रखना है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, रिवॉल्विंग मशीनरी, प्रेशर प्लांट्स, फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन ऑफ एक्सेस, मतलब ये इन तमाम चीज़ों की बात की, ये हेल्थ और सेफ्टी की डेफिनेशन है आप पढ़ रहे हैं। अब जैसे फ्लोर स्टेयर्स और मीन ऑफ एक्सेस की बात है तो देखें कि
जैसे यहाँ पर एक रैंडमली हम देख रहे हैं, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, रैंडमली देख रहे हैं। जब भी कोई वर्कर 3 फीट और चेंज, मतलब 3 3.5 फीट से ऊपर किसी जगह पे खड़े होकर काम करे जहां से उसे गिरने के चांसेस हैं, तो आप ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। इससे पहले हम क्या मशीनरी को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। मशीन में फेंसिंग होगी, कोई भी गैर जरूरी तौर पर गैर मुतालिका शख्स नहीं जाएगा, गैर मुतालिका इवन वर्कर भी नहीं जाएगा, हाईली स्किल्ड वर्कर जा सकते हैं। यहाँ पर आप बात करें कि अगर थोड़ी सी ऊंची जगह है 3.5 फीट या उससे ज़्यादा, तो उस जगह को भी आप कवर करेंगे ताकि कोई गिर ना सके। ठीक है, दैट वाज सेक्शन 41। 42 में भी तकरीबन इसी तरीके की बात है कि किसी तरीके के कुछ पिट्स होंगे, मतलब होते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, या आपके अंडरग्राउंड कुछ वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहाँ पर एकदम से दरवाजे अगर खुल रहे हैं तो वहाँ ज़रा सेफ्टी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दरवाज़ा खुलते के साथ ही सीढ़ियाँ शुरू हो जाएं, या कभी सामान लेकर आ रहे होते हैं वर्कर्स, लिफ्ट नहीं होती या सीढ़ियों से आना जाना कर रहे होते हैं, तो उसमें एक आपको प्रिकॉशन रखनी है। एक्सेसिव वेट, कितना वेट उठा सकते हैं, कितना वेट नहीं उठा सकते, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ आईज कैसे करनी है, गॉगल्स देने हैं, डेफिनेटली गॉगल्स देने, किस तरीके से देने। फिर इसी तरीके से मशीनरी के बाद ओवरऑल इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे चैप्टर में आप हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करेंगे। 47 इस में पावर टू मेक रूल्स की बात आ रही है, प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, इसे क्विकली हम लोग देख लेंगे, जनरली हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए क्विकली वी गो टू चैप्टर 5, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। अब हफ्ते में कितने दिन आप काम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि फैक्ट्री में 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब इसे आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, एक दिन में कितने आवर्स होंगे, इसे आप देख लीजिए कि कितने घंटे होंगे, ये हम ढूंढेंगे। तो जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर आपको कितने बजे बुला रहे हो, कितने बजे आप छुट्टी कर रहे हैं। वर्कर को 48 घंटे काम करना है, 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं यू हैव टू पे द ओवर टाइम। इसी तरीके से वीकली हॉलीडे की बात आ रही है कि हफ्ते में छुट्टी देनी है या नहीं देनी, देनी है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। वीकली हॉलीडेज के बाद फिर बात आती है कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। अगर आप किसी को वीक में बुला रहे हैं, मतलब संडे आमतौर पर छुट्टी होती है, संडे या फ्राइडे छुट्टी होती है, आपने उस दिन ही बुला लिया, कोई इमरजेंसी का काम है, या फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसकी आमतौर पर छुट्टियां कम ही होती हैं, बेचारे की मारी जाती हैं छुट्टियां। तो ऐसे लोग जिनको आपने छुट्टी वाले दिन बुलाया, या ईद की छुट्टियां बुला लिया, किसी फेस्टिवल हॉलीडे में बुला लिया, तो उसे किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे, पेमेंट करेंगे या कोई और छुट्टी देंगे, उसका उसके बारे में यहाँ तस्करा किया गया। अच्छा, अभी डेली आवर्स की बात की थी। डेली आवर्स यहाँ पर है कि 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकेंगे, 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कराएंगे। ठीक है, इंटरवल फॉर रेस्ट की बात हो रही है कि रेस्ट कितनी देर का देना है, इससे भी लिखा हुआ है। स्प्रेड ओवर क्या चीज़ होती है, स्प्रेड ओवर एक्चुअली वर्किंग आवर्स प्लस इंटरवल फॉर रेस्ट, इसे शामिल करके बात बताते हैं। तो इन सब का बताएगा कि कितना कितना होना चाहिए, कितने स्प्रेड ओवर होगा, दिन में कितनी देर आप काम करा सकते हैं। तो जब आप को अगर कोई वर्कर आपसे कहे कि मैं इतना काम नहीं करूंगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई एक्चुअली लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि आप 9 घंटे काम करा सकते हैं, या आप वर्कर हो और कोई आपसे 10 घंटे काम कर रहा है, तो फिर आप कह सकते हो भाई मैं 9 घंटे काम करूंगा, 9 घंटे से ज़्यादा अगर मुझसे काम लेना है यू हैव टू पे द ओवर टाइम, या कॉम्पनसेशन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। मतलब ये इसलिए पता होना चाहिए वर्कर आपको तंग ना कर सके, और या अगर आप वर्कर हो या आप एम्प्लॉय के तौर पे काम करो तो फिर आपके सुपीरियर्स आपसे ज़्यादा काम ना ले सकें, तो मतलब गलत काम नहीं। इसी तरीके से फिर हम पढ़ते हैं कि अब जिस तरीके का भी शेड्यूल होगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप सैटरडे, सॉरी आप संडे छुट्टी करेंगे, 6 डेज अ वीक काम करेंगे, और इतने बजे से इतने बजे तक आपकी वर्किंग है, तो ये तमाम चीज़ें आप वर्क इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, बाकायदा डिस्प्ले करेंगे ताकि क्लियरिटी रहे मामला में। रजिस्टर ऑफ फेडरल वर्कर, जितने वर्कर्स आपके पास काम करें इन सबका रजिस्टर मेंटेन रखेंगे, कौन काम कर रहा है, और उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी है कि उस रजिस्टर के अंदर किस किस्म की डिटेल मौजूद होगी। ठीक है, अब ये इसी में इनकी कंडीशंस चल रही हैं, इसी की एक्सटेंशन है इन चीज़ों की, मेनली यही चीज़ें कि वर्किंग कंडीशंस की बात है।
अच्छा, फर्दर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से देखें ना, एडल्ट में तो दोनों आ रहे हैं ना, मेल और फीमेल दोनों आ रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के हवाले से जो एडिशनल या फर्दर रिस्ट्रिक्शंस है, फर्दर रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर आ गई कि किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वुमेन को आप सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम करा सकते हैं, इसके बाद आप काम नहीं कराएंगे। नो वुमेन शेल बी अलाउड टू वर्क, वुमेन को काम करने की इजाज़त ही नहीं है 7 बजे के बाद। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आप पर सख्ती कर रहा है कि नहीं 7 बजे के बाद रुकें, तो नो, वर्किंग नहीं है ना, मना है ये। हाँ, लेकिन ये है कि अगर तो 7 बजे के बाद अगर काम करना है तो 10 बजे तक जा सकते हैं, 10 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा और वो डोर स्टेप तक, घर के दरवाजे तक छोड़ेगा या नियरेस्ट पॉसिबल प्लेस, मतलब कभी होता है ना कि बड़ी गाड़ी है, तंग गली है, गली के अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, तो गली के कोने पर आप छोड़ें। ये जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की। अगर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, तब 10 बजे तक काम कर सकते हैं, वरना 7 बजे के बाद नो फीमेल वर्कर विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बात समझिएगा, ये फैक्ट्री की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात हो रही है, किसी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हो रही, उसे हम ज़रा अलग ही डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट बड़ा जहन में रखिएगा, जब आप में से वो लोग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नाइट शिफ्ट्स के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसे देखेंगे। एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, वही बात ना कि ऊपर हमने जो डिस्कस किया था कि वीक में इतने घंटे या दिन में इतने घंटे काम कर रहे हैं, इससे अगर वर्किंग एक्सीड कर रही है तो क्या होगा, ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम की क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से देना होगा, उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जनरली ये होता है कि रेट ऑफ, मतलब ट्वाइस इज ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे, 1 घंटे जो उसकी नॉर्मल सैलरी होती है उसका डबल मिलता है ओवर टाइम में। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग ओवर टाइम करना चाह रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही होती है। ऑब्लिगेशंस टू वर्क ओवर टाइम, अब ये एक सवाल कि ओवर टाइम करना ज़रूरी है या कोई मना कर सकता है या नहीं कर सकता। डबल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, ओवरलैपिंग शिफ्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हॉलीडे विद पे की बात की गई है इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में, कि जो छुट्टियां हैं, छुट्टी का मतलब क्या होता है, पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी छुट्टियों में सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी छुट्टियां हैं, संडे जो आप छुट्टी होती है, वीकली हॉलीडेज में इसमें सैलरी मिलेगी, काम नहीं कर रहे हो, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसको यहाँ डिस्कस किया गया। साल में छुट्टियां, मतलब छुट्टियों के बारे में इधर डिस्कस किया गया है कि हफ्ते संडे या फ्राइडे की छुट्टी के अलावा कुछ छुट्टियां होती हैं, कौन सी छुट्टियां होती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, ये पूरा एक पूरा सेशन है इसके बारे में, सेशन से ज़्यादा भी हो सकता है, जिससे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एनुअल हॉलीडे में पे मिलेगी, पेमेंट कब होनी है, छुट्टी पे जाने से पहले, छुट्टी पे से वापस आने के बाद मिलेगी पे। कैजुअल लीव्स क्या होती हैं, सिक लीव्स क्या होती हैं, फेस्टिवल हॉलीडेज, इन सब चीज़ों को इधर डिस्कस किया है। फिर चैप्टर 6 जब शुरू हो रहा है, अब एडोलिसेंस और चिल्ड्रन के हवाले से स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो चिल्ड्रन का तो वही है कि वर्किंग तो कर ही नहीं सकते ना चिल्ड्रन, लेकिन आप जहन में रखें क्योंकि वर्कर्स हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं ना, घर पे नहीं छोड़ सकते, घर पे नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनका क्या करेंगे। तो कोई प्रोविजन है, फैक्ट्री में कोई जगह बनानी है या नहीं बनानी, इन चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अच्छा, वर्किंग आवर्स, एडोलिसेंट के वर्किंग आवर्स, एडोलिसेंट से तो आप काम करा सकते हैं, लेकिन उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, इन्हें यहाँ डिस्कस किया। पीरियड ऑफ वर्क हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये चीज़ चल रही है, पावर टू मेक रूल्स। अब ये पेनल्टीज एंड प्रोसीजर हैं, अब ये पेनल्टीज एंड प्रोसीजर दे आर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, और इन्हें कि अब वायलेशन की है या नहीं की है, ये कौन असर्टेन करेगा, इंस्पेक्टर। तो ये जो पूरा चैप्टर है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर का, ये इसी हवाले से कि फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स है ना, वर्किंग आवर्स आपने रखे थे, नोटिस जो आपने दिया था इंस्पेक्टर को, कहा उसमें आपने कहा था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मेरी फैक्ट्री काम करेगी, आप 10 बजे तक चला रहे हो विदाउट इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर में भी मेंटेन नहीं किया वो, तो ये वायलेशन है तो फिर कोई ना कोई पेनल्टी लगेगी। तो इधर डिटेल है। या आपने
एडोलिसेंट को रखा हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है, 17 साल 16 साल के बच्चे बच्चियों को आपने हायर किया हुआ है, और बाय लॉ परमिशन है, बाय लॉ आप करा सकते हो, लेकिन आप उनसे काम ले रहे हो एडल्ट जितना, सैलरी उन्हें दे रहे हो एडोलिसेंट की, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाएंगी कि क्या है, फिर पेनल्टीज हैं। इसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से किसी किसी का वायलेशन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है कि कितना कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर इधर वायलेशन होगी। ठीक, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आखिरी में सिलीनियस का चैप्टर आता है। सिलीनियस का चैप्टर ठीक है, ये सप्लीमेंट्री चैप्टर है। फैक्ट्री नोटिस हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स वगैरह, और ये रिपील एंड सेविंग पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दैट वाज वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015। इसमें तकरीबन हर चैप्टर में काफ़ी डिटेल डिस्कशन है, और इस डिटेल डिस्कशन को फिर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग जो वीडियोस होंगे इंटरेक्टिव या रिकॉर्ड सेशन, उसमें हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे। फोकस हमारा होगा अगर आप एज अ एम्प्लॉयर हो, आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, तो वर्कर्स के जो मुतालबात होंगे वो किस हद तक जायज़ होते हैं, कौन कौन से मुतालबात आपको पूरे करने हैं, या फैक्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी प्रोविजंस पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल कैंटीन की हमने बात की थी, कैंटीन देनी है, कितने वर्कर्सों को आपको कैंटीन देनी है, वेलफेयर ऑफिसर रखना है, हेल्थ ऑफिसर रखना है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, वरना हम इसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।